हेलो एवरीवन। बीकॉम पार्ट सेकंड के स्टूडेंट्स के लिए इनकम टैक्स के चैप्टर इनकम फ्रॉम सैलरी के ई लेक्चर की सीरीज़ में मेरा ये थर्ड लेक्चर है। इससे पहले के दो लेक्चर में हम बात कर चुके हैं कि इनकम फ्रॉम सैलरी के हेड में कौन कौन सी इनकम्स आती हैं और उसका कंप्यूटेशन कैसे तैयार किया जाता है। उसका मैंने एक परफॉर्मा भी बताया था आपको। साथ ही हमने बात करी थी कि बेसिक सैलरी क्या होता है, कौन कौन से डिडक्शन अलाउ होते हैं इनकम फ्रॉम सैलरी में से, और अलाउंसेज भत्ते क्या होते हैं और कौन कौन से भत्ते टैक्सेबल होते हैं, कौन से एग्जम्प्ट होते हैं। अब इससे आगे की बात करते हैं और आज हम स्टार्ट करते हैं एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू न्यू पेंशन स्कीम। जो एम्प्लॉयर के द्वारा न्यू पेंशन स्कीम में कंट्रीब्यूशन किया जाता है उसका क्या ट्रीटमेंट होता है और वो क्या होता है। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैड इंट्रोड्यूस द न्यू नेशनल पेंशन सिस्टम विथ इफेक्ट फ्रॉम जनवरी 1, 2004। सेंट्रल गवर्नमेंट केंद्रीय सरकार ने 1 जनवरी 2004 से नेशनल पेंशन सिस्टम, नया जो सिस्टम आया था पेंशन का, वो इंट्रोड्यूस किया था, जो कि इज मैंडेटरली एप्लीकेबल ऑन सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज रिक्रूटेड ऑन और आफ्टर 1 जनवरी 2004। जो 1 जनवरी 2004 के दिन और उसके बाद में जो भी एम्प्लॉयज रिक्रूट किए गए थे, अपॉइंट किए गए थे, उनके ऊपर एनपीएस अप्लाई होता है। सब्सिक्वेंटली स्टेट गवर्नमेंट है ऑल्सो अडोप्टेड एनपीएस फॉर देयर एम्प्लॉय। बाद में जो भी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उन्होंने भी एनपीएस सिस्टम को अडोप्ट कर लिया। अब एनपीएस सिस्टम में होता क्या है, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज मेक ए मंथली कॉन्ट्रीब्यूशन एट ए रेट ऑफ 10% ऑफ देयर सैलरी। इसमें क्या होता है, जो भी सरकारी कर्मचारी हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, वो अपनी सैलरी का 10% मंथली कंट्रीब्यूट करते हैं एनपीएस सिस्टम में, एनपीएस अकाउंट में। सैलरी का मतलब यहाँ पे है बेसिक सैलरी प्लस डीए एंड ए मैचिंग कंट्रीब्यूशन इज पेड बाय द गवर्नमेंट और एम्प्लॉय। और इतना ही कंट्रीब्यूशन मतलब 10% ऑफ सैलरी, इतना ही कंट्रीब्यूशन उसके एम्प्लॉयर या गवर्नमेंट के द्वारा भी कंट्रीब्यूट किया जाता है एनपीएस अकाउंट में। और उसका क्या होता है, अब जो एम्प्लॉय ने कंट्रीब्यूट किया है वो तो उसकी ऑलरेडी सैलरी में से कट रहा है, वो सैलरी उसकी इनकम है, तो जो उसके एम्प्लॉयर के द्वारा या गवर्नमेंट के द्वारा जो कंट्रीब्यूशन किया जा रहा है वो भी उसकी इनकम मानी जाएगी। पहले उसकी सैलरी में ऐड किया जाएगा और बाद में इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 80 सीसीडी में उसको डिडक्शन दे दिया जाएगा, जिसके बारे में डिटेल में हम आगे बात करेंगे। कंट्रीब्यूशन मेड बाय द गवर्नमेंट विल फर्स्ट एडेड, पहले ऐड कर दिया जाएगा एज ए इनकम इन द सैलरी एंड देन अलाउड एज डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 सीसीडी, और बाद में उसको एज ए डिडक्शन अलाउ हो जाएगा। इसके बाद में हम बात करते हैं कि प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी होता क्या है, जिसके कहते हैं वेतन के स्थान पर लाभ। तो प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी मैंने जो एक परफॉर्मा बताया था आपका इनकम फ्रॉम सैलरी का कंप्यूटेशन का, उसमें ये भी एक प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी ऐड होता है, उसके बाद ही ग्रॉस सैलरी आती है। तो प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी होती क्या है, तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 17 का सबसेक्शन 3 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 द फॉलोइंग पेमेंट्स आर टैक्सेबल एज प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी। जो आयकर अधिनियम 1961 है उसका सेक्शन है 17 का सबसेक्शन 3 में करदाता की विशेष प्रकार के आय को वेतन शीर्षक में ऐड किया जाता है, प्रॉफिट इन लिeu सैलरी माना जाता है और उसको टैक्सेबल होता है। वो कौन कौन सी होती हैं, सबसे पहले आता है अर्न लीव सैलरी, अर्जित अवकाश वेतन। जो भी मैं पॉइंट बता रही हूँ वो सब आगे डिटेल में डिस्कस हम कर लेंगे। मोटा मोटा मैं बता देती हूँ कि अर्न लीव सैलरी क्या होता है, कोई भी जो एम्प्लॉय होता है उसको एम्प्लॉयर के द्वारा कुछ अलग टाइप, एक पीएल जो होते हैं प्रिविलेज लीव जिनको कहते हैं, वो अलाउ की जाती हैं पूरे ईयर में। वो अगर उनको अवेल नहीं करता है तो वो सारी लीव्स कैरी फॉरवर्ड होती हैं, और अगर कैरी फॉरवर्ड होती हैं तो अपने नौकरी के पीरियड में उनको एनकैश करवा सकता है या रिटायरमेंट के टाइम उनके बदले उनको पैसा मिल जाता है। एक होता है ग्रेचुटी, एक होता है मंथली पेंशन एंड कम्यूटेशन ऑफ पेंशन, जो कि रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलती है, और मंथली पेंशन मासिक पेंशन हो सकती है या फिर वो एकमुश्त राशि भी ले सकता है। एक होता है कंपनसेशन, कोई भी अगर एम्प्लॉय को क्षति होती है तो उसके बदले उसे कंपनसेशन मिलता है, वो भी आता है इसमें। अमाउंट रिसीव्ड अंडर वॉलेंटरी रिटायरमेंट स्कीम, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पर जो राशि प्राप्त होती है वो भी प्रॉफिट इन लिeu सैलरी माना जाता है। अमाउंट रिसीव्ड अंडर प्रोविडेंट फंड, जो प्रोविडेंट फंड जो होते हैं, विभिन्न भविष्य निधियां जो होती हैं, उनसे जो प्राप्त राशि होती है वो भी इसी में आती है। और ये की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी। अब की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी क्या होता है, किसी भी बिजनेस का जो की मैन होता है, जो कि मेन पर्सन होता है, अगर वो छोड़ जाए या उसकी मृत्यु हो जाए तो जो बिजनेस को बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। तो ऐसा जो आदमी होता है, की मैन होता है, उसका एक इंश्योरेंस करवाया जाता है। तो उसमें क्या होगा, अगर ये की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी का अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सच पॉलिसी इज इनकम ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन फॉर द एम्प्लॉयर। जो की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी का अमाउंट है
अगर एम्प्लॉयर द्वारा रिसीव किया जाता है तो वो उसकी सैलरी की इनकम नहीं मानेगी, क्योंकि एम्प्लॉयर की सैलरी की इनकम कैसे मानोगे आप? एम्प्लॉयर ने अपने किसी की मैन या एम्प्लॉय के लिए एक इंश्योरेंस पॉलिसी करवाई है, वो इंश्योरेंस पॉलिसी का अमाउंट उसको वापस मिलता है तो वो उसकी बिजनेस एंड प्रोफेशन की इनकम मानी जाएगी। अगर उसमें से कुछ हिस्सा वो अपने एम्प्लॉय को देता है, उस कीमैन को देता है, तो उस कीमैन के लिए वो इनकम सैलरी की इनकम ही मानी जाएगी। बट इफ द एम्प्लॉय गेट्स एनी अमाउंट फ्रॉम द एम्प्लॉयर इन रेस्पेक्ट ऑफ सच पॉलिसी, देन सच अमाउंट इज कंसिडर्ड प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी एंड टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी। ओके, अगर वो एम्प्लॉय कोई अमाउंट प्राप्त करता है उस पॉलिसी में से तो वो उसकी टैक्सेबल इनकम मानी जाएगी और सैलरी हेड की इनकम प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी मानी जाएगी। नोटिस पीरियड सैलरी, अगर किसी एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर हटाता है, छटनी करता है, तो उसको एक नोटिस पीरियड होता है उसके लिए, उस नोटिस पीरियड की सैलरी भी फुल्ली टैक्सेबल होगी और प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी ही मानी जाएगी। एक होता है सैलरी प्रायर टू एम्प्लॉयमेंट और आफ्टर रिटायरमेंट, अगर एम्प्लॉयमेंट से पहले और रिटायरमेंट के बाद में कोई सैलरी अमाउंट उसको मिलता है तो वो भी फुल्ली टैक्सेबल होगा और प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी में ही आएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं सबसे पहले पॉइंट पे, अर्न लीव सैलरी, जिसको कहा जाता है अर्जित अवकाश वेतन। ये होता क्या है ये मैंने थोड़ा मोटा मोटा बता दिया। ये लीव एनकेशमेंट रेफर्स टू एन अमाउंट ऑफ मनी रिसीव्ड इन एक्सचेंज फॉर ए पीरियड ऑफ लीव नॉट अवेल्ड बाय एन एम्प्लॉय। एक एम्प्लॉय के द्वारा जो अवेल नहीं की गई लीव के एक्सचेंज में कोई मनी मिलती है तो उसको ही कहा जाता है लीव एनकेशमेंट। अर्न लीव सैलरी को लीव एनकेशमेंट भी, अवकाश का नकदीकरण भी कह सकते हैं हम, तो अवकाश का नकदीकरण उसको कहा जाता है। अगर किसी एम्प्लॉय को उसके द्वारा अवेल नहीं की गई लीव के बदले जो पैसा मिलता है उसको अवकाश का नकदीकरण कहा जाता है। एनकेशमेंट ऑफ एक्यूमुलेट लीव कैन बी अवेल्ड बाई एन एम्प्लॉय एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और ड्यूरिंग द कंटिन्यूशन ऑफ सर्विस और एट द टाइम ऑफ लीविंग द जॉब। जो एनकेसमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड लीव, जो उसकी कैरी फॉरवर्ड होकर जो एक्यूमुलेटेड लीव है, टोटल लीव्स हैं, उनका पैसा या तो वो रिटायरमेंट पर ले सकता है या फिर सर्विस के बीच में भी ले सकता है या फिर वो जॉब छोड़ रहा है तो वो भी ले सकता है। तो इसमें क्या होता है, अब इसमें कितना एग्जम्पशन मिलेगा, कितना अमाउंट टैक्सेबल होगा, ये सब दे रखा है। जो भी एग्जम्पशन दी गई हैं वो दी गई हैं सेक्शन 10 सबसेक्शन 10AA में, जो एग्जम्प्ट अमाउंट होगा वो इसमें दिया गया है। तो अब हमें ये देखना होगा कि जो अमाउंट मिल रहा है वो किसके लिए तो टैक्सेबल होगा, किसके लिए टैक्सेबल नहीं होगा, इसके बारे में आगे बात करते हैं। अगर लीव एनकेसमेंट रिसीव्ड बाय गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, स्टेट गवर्नमेंट का भी हो सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का भी हो सकता है, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, अगर स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय के द्वारा रिटायरमेंट के टाइम लीव एनकेशमेंट जो होता है, अवकाश का नकदीकरण प्राप्त किया जाता है तो वो फुल्ली एग्जेम्प्ट होता है। ध्यान रखना, रिटायरमेंट के टाइम अगर रिसीव करता है तो एग्जेम्प्ट होता है। अगर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ सर्विस ले लेता है, बीच में ही ले लेता है, वो उनका इनकैश करवा लेता है अपनी लीव्स को, तो वो टैक्सेबल होगा, उसको सैलरी ही माना जाएगा, सैलरी का पार्ट ही माना जाएगा। रिटायरमेंट के टाइम लेते टाइम वो फुल्ली एग्जेम्प्ट होगा। नेक्स्ट आता है लीव एनकेशमेंट रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट बाय अदर एम्प्लॉयज। अदर एम्प्लॉय कौन होंगे, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को तो बता दिया हमने, रिटायरमेंट के टाइम प्राप्त करता है, फुल एग्जेम्प्ट है। अदर एम्प्लॉय बात करते हैं वो होते हैं प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉय। अगर प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉय रिटायरमेंट के टाइम लीव एनकेशमेंट प्राप्त करते हैं तो क्या होगा, उनके लिए फुल्ली एग्जम्पशन नहीं मिलता है। उनको कितना एग्जम्पशन मिलेगा, इसके लिए 3-4 मॉनेटरी लिमिट दे रखी है। उस अमाउंट, उन चारों अमाउंट में से जो भी सबसे कम अमाउंट होगा उतना उसको एग्जम्पशन मिल जाएगा और बाकी का अमाउंट प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी के रूप में टैक्सेबल हो जाएगा। तो सबसे पहला है एक्चुअल लीव एनकेशमेंट, कितना उसको अवकाश का पैसा मिल रहा है, जिसको अर्जित अवकाश वेतन भी बोल सकते हैं वो। फिर है मैक्सिमम 3 लाख, मैक्सिमम टू मैक्सिमम उसको 3 लाख का ही एग्जम्पशन मिल सकता है, इससे ज़्यादा एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। थर्ड है एवरेज मंथली सैलरी इंटू 10, तो उसको कह सकते हैं कि 10 महीने के औसत वेतन, औसत आधार पर वेतन, 10 महीने का एवरेज सैलरी निकालेंगे वो। या फिर लास्ट है एवरेज मंथली सैलरी इनटू अर्न लीव मंथ्स। अर्न लीव मंथ्स क्या होंगे, जो भी उसके लीव हैं, मान लो उसके लीव हैं हमारे 24 लीव हैं, 24 लीव का मतलब हो गया कितने महीने हो गए, उस हिसाब से लीव मंथ निकाल लिए जाएंगे, वो मंथ और उसकी एवरेज मंथली सैलरी कितनी बन रही है रिटायरमेंट के टाइम, उससे मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। वो अमाउंट, इन चारों अमाउंट्स में से जो भी सबसे कम अमाउंट होगा उतना उसको एग्जम्पशन मिल जाएगा, बाकी का अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा। अब बार बार यहाँ पे सैलरी की बात कर रहे हैं हम, एवरेज मंथली सैलरी, एवरेज मंथली सैलरी, तो यहाँ पे सैलरी का मतलब क्या है, बेसिक प्लस डीए और प्लस कमीशन इफ बेस्ड ऑन फिक्स परसेंटेज ऑफ टर्नओवर। टर्नओवर फिक्स परसेंटेज है तो कमीशन भी ऐड हो जाएगा।
लास्ट आता है लीव एनकेजमेंट रिसीव ड्यूरिंग कंटिन्यूशन ऑफ सर्विस। मैंने पहले ही बताया अगर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ सर्विस वो लीव एनकेजमेंट लेता है तो वो अमाउंट फुल्ली टैक्सेबल होगा। तो ये मैंने बताया है, ये आपको लिमिट्स याद रखनी है, किस तरीके से निकाला जाएगा मैं एग्जाम्पल के थ्रू भी समझाने की इसको कोशिश करूंगी। इससे पहले कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं जो आपको ध्यान रखने वाली बात है कि नंबर ऑफ ईयर्स इन एक्चुअल सर्विस। मैंने पीछे बात करी है नंबर ऑफ ईयर्स की, उसमें नंबर ऑफ ईयर्स क्या होंगे, उसकी एक्चुअल सर्विस में नंबर ऑफ ईयर्स कितने हुए हैं उनकी बात करेंगे। नेक्स्ट आता है नंबर ऑफ लीव एंटाइटल फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस एज पर रूल्स ऑफ एम्प्लॉयर सब्जेक्ट टू 30 डेज। तो जो ये कह रहा है कि नंबर ऑफ लीव्स एंटाइटल फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर, यहाँ कंप्लीटेड ईयर की बात की जा रही है। अगर सेवा की अवधि उसका ड्यूरेशन रहा है नौकरी का, सेवा की अवधि में वेतन, सेवा की अवधि को पूर्ण वर्षों में लिया जाएगा, कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस में लिया जाएगा। अगर वर्ष जो भी उसका वर्ष का भाग है तो उसको छोड़ दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए किसी भी एम्प्लॉय ने 15 साल 10 माह काम किया है तो उसको केवल 15 ईयर्स लिया जाएगा, 10 मंथ्स को छोड़ दिया जाएगा सब्जेक्ट टू 30 डेज। तो यदि कोई कर्मचारी एक वर्ष में 30 दिन से ज़्यादा का अवकाश मिलता है अगर उसको, तो अधिकतम एक वर्ष में 30 दिन का अवकाश ही माना जाएगा। निवृत्ति पर शेष रहे अर्जित अवकाश ज्ञात करके उसे उसके औसत वेतन के आधार पर वेतन ज्ञात किया जाएगा। तो ये मैंने कहा एक सब्जेक्ट 30 डेज का मतलब क्या हो गया, अगर किसी एम्प्लॉय को मान लीजिए किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और उसको एक साल में 40 ये लीव उसको अलाउ हो रही हैं कैरी फॉरवर्ड के लिए, लेकिन उसको 40 की जगह 30 ही माना जाएगा। 30 ही मान के जो भी उसके लीव बच रही हैं उनको कैलकुलेट किया जाएगा और उसी का उसको एनकेशमेंट मिलेगा, एनकेशमेंट जो मिलेगा उसी को एग्जाम्प्ट माना जाएगा। तो मैक्सिमम आपको कितना सब्जेक्ट टू 30 डेज 30 दिन का ही मानना पड़ेगा कि उसको 30 दिन की अवकाश उसको मिलती है। ग्रोस टोटल लीव्स इन डेज कैसे निकालें, ग्रोस टोटल लीव्स कैसे निकालेंगे, ए इंटू बी, ए का मतलब कितने साल उसने सर्विस कर ली वो, और बी आ जाएगी अपनी कितनी उसकी लीव कितने लीव्स के लिए वो एंटाइटल है पेमेंट के लिए। फिर उसमें से लेस कर दी जाएगी कितनी लीव उसने ऑलरेडी एनकेश करवा ली या अवेल कर ली, वो उसके लेस हो जाएगी। उसके बाद जो बचेगा वो आएगा पीरियड ऑफ अर्न लीव और पीरियड ऑफ लीव इन मंथ्स में अगर मान लीजिए उसने पीरियड ऑफ अपनी लीव आ गई कि इसमें 60 दिन की लीव बची है तो उसको मंथ में कैसे कन्वर्ट करेंगे, उसको 30 डेज से डिवाइड कर देंगे तो मंथ्स में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर मेन पॉइंट याद रखना है आपको कि लास्ट 10 मंथ्स एवरेज सैलरी शेल बी कंसिडर्ड फ्रॉम द डेट ऑफ इमीडिएटली बिफोर द डेट ऑफ रिटायरमेंट। जो मैंने अभी बात करी थी जो 10 मंथ्स की एवरेज सैलरी हम ले रहे हैं वो कौन से 10 मंथ्स होंगे, जिस दिन रिटायरमेंट हो रहा है उससे जस्ट पिछले 10 महीने। मान लीजिए उसका रिटायरमेंट अभी 31 अगस्त को हुआ है तो 31 अगस्त से जस्ट पहले के 10 महीने कौन से होंगे, उन 10 मंथ्स की एवरेज सैलरी ले ली जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर एम्प्लॉय रिटायर ऑन 15 सितंबर 2019 देन लास्ट 10 मंथ्स कौन से होंगे, 15 नवंबर 2018 से लेके 15 सितंबर 2019 तक के। तो मैक्सिमम लीव ऑफ ₹3 लाख विल बी रिड्यूस्ड बाय अमाउंट ऑफ लीव एनकेशमेंट एग्जम्प्टेड अंडर सेक्शन 1010AA फ्रॉम प्रीवियस एम्प्लॉयर। तो 3 लाख का जो मैक्सिमम एग्जम्पशन बताया गया है वो मैक्सिमम है, उसको इतना ही एग्जम्पशन मिलेगा, उससे ज़्यादा का नहीं मिलेगा। अगर उसने पिछले वाले एम्प्लॉयर को प्रीवियस एम्प्लॉयर से भी कुछ लीव एनकेशमेंट लिया है तो वो लिमिट भी इसमें ऐड हो जाएगी। और ये जो एग्जम्पशन दिया गया है वो पता है ही आपको सेक्शन 10 के सब सेक्शन 10AA में दिया गया है। फिर आता है लीव एनकेशमेंट रिसीव्ड बाय लीगल हायरर ऑफ डिजीज एम्प्लॉय ऑल्सो कवर्ड फॉर एग्जम्पशन ऑन कंपनशनेट ग्राउंड। सीबीडीटी का सर्कुलर है कि अगर लीव एनकेशमेंट किसको मिलता है, किसी एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है तो उसके बदले उसके लीगल हायरर को उसके जो भी उत्तराधिकारी उसको कुछ पैसा मिलता है तो वो फुल्ली एग्जाम्प्ट होगा, उसके ऊपर टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ये हमारा हो गया अर्जित अवकाश वेतन। कौन सा पार्ट टैक्सेबल होगा कौन सा एग्जाम्प्ट होगा इसके बारे में बात कर ली। अब इससे आगे मैं इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश कर रही हूँ और आप इस पर ध्यान देना कि किस तरीके से हम इसको कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं क्या क्वेश्चन है अपना। एक त्रिवेदी है, एक एम्प्लॉय है त्रिवेदी एन एम्प्लॉय ऑफ ए प्राइवेट कंपनी। ध्यान रखना जब भी आप क्वेश्चन करने जाओ तो ये बात ध्यान दे लेना कि प्राइवेट एम्प्लॉय की बात कर रहे हैं या फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉय की। गवर्नमेंट एम्प्लॉय के देखोगे अगर रिटायरमेंट की बात कर रहा है तो फुल एग्जाम्प्ट है, और प्राइवेट एम्प्लॉय की बात कर रहा है तो हमारी वो लिमिट निकालनी पड़ेगी कितना उसको मिनिमम एग्जम्पशन मिलेगा। तो जहाँ तक है प्राइवेट एम्प्लॉयज़ के ही क्वेश्चन आते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ क्वेश्चन नहीं आते हैं। प्राइवेट कंपनी रिटायर्ड फ्रॉम द कंपनी ऑन 30 जून 2018। कब रिटायर हो रहा है वो,
30 जून 2018। तो ध्यान रखना वो 10 मंथ्स की सैलरी कैसे निकालेंगे, 10 मंथ्स कौन से माने जाएंगे, 30 जून से पहले के 10 महीने कौन से होंगे वो लिए जाएंगे। आफ्टर कंप्लीटिंग 25 ईयर्स एंड 10 मंथ्स ऑफ सर्विस, 25 साल और 10 महीने की सर्विस कंप्लीट होने के बाद में उनको रिटायरमेंट मिला है 30 जून 2018 को मिस्टर त्रिवेदी जी को। At the time of his retirement, he received 5,40,000 as earned leave salary। जो अर्न लीव सैलरी अर्जित अवकाश वेतन है उसको कितना मिला है, 5,40,000 from his employer। Calculate taxable amount of leave encashment from the following information। taxable amount निकालना है तो मतलब पहले हमें exemption निकालना पड़ेगा, उसके बाद में जो टोटल अमाउंट में exemption लेस करने के बाद taxable amount आ जाएगा। तो और इन्फॉर्मेशन क्या दे रखी है, पर मंथ सैलरी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट कितनी है, 24,000 पर मंथ, और सैलरी फ्रॉम 1 मार्च 2017 टू 28 फरवरी 2018 वाज 22,000। पहले 22,000 थी सैलरी और उसके बाद कब से हुई है, 1 मार्च 2018 से सैलरी कितनी हो गई, 24,000। रिटायर हुए 30 जून 2018 को, मतलब मार्च अप्रैल मई जून 4 महीने रही है उसकी सैलरी 24,000। ये बातें अच्छे से क्लियर कर लेना दिमाग में, क्वेश्चन पढ़ते टाइम क्वेश्चन को 2 बार पढ़िए, पर हर चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए पढ़ते टाइम, तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। नेक्स्ट बात करते हैं लीव अवेल्ड वाइल इन सर्विस। जब सर्विस में था तो कितनी उसने लीव अवेल करी है, 15 मंथ्स की, ये भी अपने को पॉइंट ध्यान रखने वाला है। फिर आता है लीव एंटाइटल फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, कितने टाइम की उसको लीव मिलती है, 1.5 महीने की। 1.5 महीने का मतलब कितना हो गया, 45 डेज मान सकते हैं, लेकिन मैंने कहा था सब्जेक्ट टू 30 डेज। हमें यह मानते हुए क्वेश्चन सॉल्व करना है कि उसको एक साल में 30 दिन की ही लीव अलाउ होती है, मतलब 1 मंथ की ही लीव उसको अलाउ होती है। अब हम इसको आगे सॉल्व कैसे करेंगे, इसके लिए परफॉर्मा बना लेते हैं। सबसे पहले एग्जाम्शन निकाली जाएगी, उसको एग्जाम्शन कितनी मिलेगी, प्राइवेट एम्प्लॉय है तो हमें 4 अब में मॉनिटरी लिमिट निकालनी पड़ेगी, सबसे जो कम अमाउंट होगा उसकी उसको एग्जाम्शन मिल जाएगी। सबसे पहला अमाउंट आता है एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, क्वेश्चन में दे रखा है 5,40,000। फिर नेक्स्ट आता है 10 मंथ्स एवरेज सैलरी, ये कैसे निकाली जाएगी। तो क्वेश्चन जब भी सॉल्व करने जाओ, कोई भी आप टर्म सॉल्व करते हो तो उसे वर्किंग नोट्स में शामिल कीजिए, क्योंकि इसके भी आपको मार्क्स मिलते हैं। तो इसमें जैसे वर्किंग नोट सबसे पहला बना लेंगे कि हम 10 मंथ्स की अपनी सैलरी कैसे निकालते हैं। तो इसकी जैसे वर्किंग नोट 10 मंथ्स की सैलरी कैसे निकाली जाएगी, लास्ट 10 मंथ सैलरी निकलेगी हमारी, जैसे कि उसने बोला कि फरवरी तक तो था 22,000 पर मंथ, और 1 मार्च से लेकर 30 जून तक रहा 24,000। मार्च अप्रैल मई जून 4 मंथ्स तो अमाउंट का अमाउंट रहा है 24,000, और उसके पहले सैलरी उसकी 22,000 पर मंथ। तो मतलब क्या होगा, 4 महीने 24,000 की लेनी है, और जो लास्ट 6 मंथ थे उनमें लेनी है 22,000। तो 22,000 को मल्टीप्लाई किया 6 से और 24,000 को मल्टीप्लाई किया 4 से, उनको जोड़ के उसको डिवाइड कर दिया जाएगा 10, क्योंकि हमें लेनी है लास्ट 10 मंथ्स एवरेज सैलरी। तो हमारा अमाउंट आ गया 22,800। और साथ ही हमें कैलकुलेट करना है अर्नड लीव पीरियड ऑन द बेसिस ऑफ 30 डेज। तो पहले ये देख लीजिए कि अर्न लीव पीरियड कितना होता है ऑन द बेसिस ऑफ 1.5 मंथ्स। वैसे अलाउ तो अपने को केवल 30 डेज यानी 1 मंथ का ही होगा, लेकिन एक बार कैलकुलेट करते हैं 1.5 मंथ्स के अकॉर्डिंग कितना होता है टोटल सर्विस पीरियड इन कंप्लीटेड ईयर। मैंने कहा था कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस ही लेना है, उसका फ्रैक्शन नहीं लेना है, तो 10 मंथ्स को अपन इग्नोर कर देंगे, और कितना लेना है अपने को ईयर ऑफ सर्विस 25 ईयर्स। फिर उसमें टोटल लीव प्रोवाइडेड इन 1.5 मंथ्स, तो 1 मंथ्स के अकॉर्डिंग 25 मंथ 20 कितने मंथ्स की हो गई, 25 मंथ्स हो गए, और हाफ मंथ्स और ले लेते हैं। तो 25 का हाफ कितना होता है 12, 12.5 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा अपना 37.5 हाफ मंथ्स, यहाँ ईयर की जगह आएगा मंथ्स। फिर आता है लीव अवेल्ड, कितनी लीव अवेल कर ली है उसने, क्वेश्चन बताया 15 मंथ्स की लीव अवेल कर लिए, तो लीव का कितना बैलेंस बच रहा है, एक्चुअली कितना बच रहा है अपना 12.5 मंथ्स का, 22 मंथ का, सॉरी 22 मंथ 22.5 मंथ्स का बच रहा है। लेकिन उसने क्वेश्चन में साफ अपने जो भी रूल्स दिए गए हैं, प्रोविजन दिए गए हैं, साफ साफ कहा गया है कि आपको केवल 30 डेज ही लेने हैं, यानी एक ईयर में आपको 30 डेज का ही लीव मिलता है, ये मान के चलना है। तो अगर ये मान के चलते हैं तो कितना हो जाएगा टोटल सर्विस पीरियड इन कंप्लीटेड मंथ कंप्लीटेड ईयर्स में कितना हो गया 25 ईयर्स हो गया। तो कितनी लीव एंटाइटलमेंट हुई उसको, कितने, यानी एक ईयर में मिलती है 30 दिन की अलाउ होती है, 30 दिन का मतलब हो गया 1 मंथ। तो कितने लीव के लिए एंटाइटल हो गया वो 25 मंथ्स के लिए, और उसने एक्चुअली लीव कितनी अवेल कर ली है 15 मंथ्स की। तो कितना बचा है उसको लीव बैलेंस, जिसके उसको मिलने वाला है पैसा, वो आ गया हमारा 10 मंथ्स, मतलब कि 10 मंथ्स का उसको लीव एनकेशमेंट मिलना चाहिए एज पर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट।
तो अब देखते हैं, हमने देखा एक्चुअल अमाउंट कितना रिसीव हुआ है, 5,40,000। 10 मंथ्स की एवरेज सैलरी निकाल ली हमने, 2,28,000 और मैक्सिमम अमाउंट अपना 3 लाख था। और लीव फॉर अर्नड लीव पीरियड ऑन द बेसिस ऑफ 30 डेज वो हमने निकाला है। एंटाइटल फॉर ए ईयर देखा था हमने कि 10 इसकी मंथ्स की सैलरी इसको अलाउ होगी और 22,800 हमने देख लिया, वो आ जाएगा हमारा 2,28,000। ओके, अब इसमें से चारों अमाउंट जो है उसमें सबसे कम कितना अमाउंट है देखेंगे तो हम आता है, हमारा अमाउंट सबसे कम अमाउंट आता है 2,28,000। तो विच एवर इज लेस इज एग्जाम फ्रॉम टैक्स कितना हो जाएगा, 2,28,000। इसको लेस कर दिया जाएगा 5,40,000 में से, और कितने अमाउंट टैक्सेबल अमाउंट कितना हो जाएगा, 3,12,000। ऐसे ही एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखना है और सारे प्रोविजन को ध्यान में रखते हुए कोई भी क्वेश्चन सोल्व करना है। और इससे आगे भी टॉपिक हैं, जो भी हमारे पॉइंट्स हैं ग्रेचुटी वगैरह, उनके बारे में आगे के लेक्चर में बात करते हैं। थैंक यू।